गुड मॉर्निंग बच्चों। दो मिनट में स्टार्ट करता हूँ ना, अभी और बच्चों को ज्वाइन कर लेने देते हैं। चलो बच्चों, अब डाउट बताना स्टार्ट करो। कल के होमवर्क में डाउट है कुछ? इलस्ट्रेशन 5 एंड 7। अबे चवन 7 तो क्लास में कराया ही था ना भाई। 7 में क्यों डाउट है? सब आलतू फालतू डाउट पूछ रहा है यार, कोई भी ढंग का नहीं है। देखो, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 में देखो क्या बोला गया है कि एक चार्ज दिया गया है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। ना चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम और इसको किस पे रखा गया है? 0.2, 0.3 पर। सब सेंटीमीटर में है। तो हमें नहीं, मान लो इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं। नहीं, यहाँ रखा हुआ है। तो हमें ओरिजिन पे चाहिए। मान लो पॉइंट बी है, पॉइंट बी ओरिजिन है। तो इस पे हमें मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। और एक दूसरा है, अच्छा इसको कुछ और पॉइंट देना पड़ेगा। ए पॉइंट कोई और को बोला गया है। ओरिजिन को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं,
और एक पॉइंट कोई ए है जो कि 1 मीटर कॉमा 1 मीटर है ना, ये मीटर में है ना, ध्यान रखना। और ऊपर सेंटीमीटर था, मीटर है मतलब इसको आप लिख लोगे 100,100। तो इसमें क्या बताऊं, इस बी चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर आपको ओरिजिन पे चाहिए तो KQ/r² लगा दो, और ये डिस्टेंस पता है, और बी से ओ वाला जो यूनिट वेक्टर होगा वो मल्टीप्लाई कर दो। सिद्धेश, क्या डाउट है इसमें? यूनिट का ध्यान रखा था तूने? 1/4πε0 की वैल्यू SI यूनिट में 9 × 10⁻⁹ होती है। तो SI में तूने सॉल्व किया, CGS में किया, किस में किया? दोनों पार्ट बताना है क्या? ए और बी दोनों पार्ट बताऊं? मान लो कौन से पार्ट नहीं आया? ओ पे नहीं आया, ए पे नहीं आया? अब देखो, अगर मुझे बी से ए पे निकालना है तो बी से ए की डिस्टेंस कितनी बोलूंगा? बी से ए की डिस्टेंस जो होगी √x2 - x1। अब 100 में से 0.2 घटाओगे तो कोई फायदा होगा? तो 100 ही लिख दो उसको, स्क्वायर भी करना है ना। फिर 100 में से 0.3 से सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका बी पार्ट तो इसमें आंसर दिया ही नहीं है, फिर तुमने कैसे मैच किया? बी पार्ट का तो आंसर ही नहीं है इसमें, कैसे मैच करेंगे? तो ये आ जाएगा 100√2। ये अभी किस में आया? सेंटीमीटर में ना। अगर हम इसको मीटर में ही लिखेंगे तो 1√2 लिखेंगे। SI यूनिट में 1√2 आया, मतलब √2। बी से ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? पहले बी ए वेक्टर निकाल लो। तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? सबको SI में ही निकालते हैं ना, ये सेंटीमीटर में लिखा है तो SI में लिख रहे हैं ना। तो ये 1 माइनस ये SI में लिखोगे तो ये 0.2 क्या हो जाएगा? 0.002। तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, उसको आप छोड़ ही दो। तो इसको आप लिखते हो 1i कैप प्लस 1j कैप। हाँ, 100 माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट करके उसको चेंज करोगे तो यही आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ये BA कैप हो गया। अब लगा दो फॉर्मूला, E = KQ। Q कितना दिया है? 5 × 10⁻⁶। KQ/r²। R कितना है? √2 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के साथ बताना है तो i कैप प्लस j कैप बाई √2 ना। अब ये जो भी आएगा यही आंसर हो जाएगा। इलुस्ट्रेशन 6 तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, वो भी देख लेते हैं। सॉरी, इलुस्ट्रेशन 7। इलुस्ट्रेशन 7 का बी पार्ट देख लो। बी पार्ट में क्या है? एक ऐसे सेमी इनफाइनाइट वायर है, फिर यहाँ पर सेमी सर्कल है, और फिर यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो इसके सेंटर पे ई निकालना है ना। अगर हम लोग मान लें कि ई की वैल्यू K λ/r को अगर हम लोग ई बोले, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इस वाले वायर की वजह से? इस वायर वायर की वजह से क्या क्या ई होगा? एक अवे फ्रॉम वायर और एक ऐसे अवे फ्रॉम वायर।
तो एक परपेंडिकुलर वाला वे, एक पैरेलल वाला वे। सेम वे में इधर वाले वायर की वजह से सोचेंगे तो एक इधर को ई होगा और एक इधर को ई होगा, तो इधर को दो ई हो जाएंगे ना, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों ऐड होके टू ई हो जाएंगे। हाँ, बेस सेमी सर्कल का होगा, हाँ। और फिर सेमी सर्कल की वजह से जब देखोगे तो सेमी सर्कल की वजह से कितना आता है, 2k λ/r आएगा ना। टू सेमी सर्कल की वजह से जब देखोगे तो 2k λ/r आएगा, वो कल निकलवाया था ना, तो वो इधर को आएगा, मतलब 2e। तो ये इससे कट जाएगा तो नेट जीरो हो जाएगा। सेमी सर्कल की वजह से 2k λ/r ना, k λ/r को ई लिख रहे हैं तो इधर कितना आएगा, 2e। कुछ चमका भाई, क्या बोल रहा हूँ? और बताओ। अब तुमको एक बार गिरा गिरा के पीटना पड़ेगा ना, तो सब तुरंत फटाफट चमकेगा। एक ऐसे सेमी सर्कुलर वायर दिया गया है, इसका ई बता तू मुझे। ई का फॉर्मूला क्या रहता है, 2k λ/r sin θ/2। सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना लूं, ये आ जाएगा। अब इसको हमने ई लिख रहे हैं तो टोटल कितना हुआ, इधर को 2e हुआ ना। बहुत जल्दी समझ गया भाई तू। सोया होया नहीं है क्या आज रात में? ज्यादा टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। और बताओ भाई। इंटेक्स 2 का 6। इंटेक्स 2 देखो, अब पहला देखो, charge this are placed in order at the corner of ABCD of a square. If the field at midpoint of CD is 0, the value of Q/Q। चार चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं और इनको रख दिया गया है +Q। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे रखा है -Q, यहाँ पे रखा था प्लस। फिर रखा है 2Q और यहाँ पे रखा है 2। और यहाँ पे बोला गया कि फील्ड 0 है। यहाँ पे अगर फील्ड 0 है तो Q/Q का रेशियो चाहिए। अब सबकी वजह से ई लिखो और सबको 0 करो, तो आप क्या क्या करोगे, +Q के वजह से, इस +Q की वजह से ई का डायरेक्शन किधर को आएगा,
बताओ बच्चों, इस प्लस क्यू की वजह से ई का डायरेक्शन, अगर ये पॉइंट कोई ई बोल देते हैं तो ए से ई की तरफ, ऐसे अवे फ्रॉम, और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे ई का डायरेक्शन किधर आएगा, टूवर्ड्स चार्ज, तो इधर हो जाएगा। अगर इसको हम बोले मैग्नीट्यूड में E1, अगर हम इसको E1 बोले, ई पॉइंट नहीं नाम देते हैं, कुछ और नाम देते हैं, CDF बोल देते हैं इसको। अगर इस पॉइंट को हम ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोलेंगे, तो बी की वजह से भी जो आएगा उसको भी E1 ही बोलेंगे ना। दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे ना, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का है, ए और बी पे जो है, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड ई का जो आएगा एफ वाले पॉइंट पे सेम आएगा। अब देखो, अगर आप इनके कंपोनेंट लोगे, वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो दोनों के खुद ही कैंसिल हो जाएंगे ना, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल सिमेट्री से थीटा आएगा, तो E1 का नीचे कंपोनेंट आ रहा होगा E1 cos थीटा, और इधर को E1 sin थीटा। ऐसे इस ये एंगल भी थीटा आएगा ना, अपोजिट एंगल इस थीटा का, तो इधर आएगा E1 cos थीटा, और इधर आ जाएगा एक और E1 sin थीटा। तो ये E1 cos थीटा तो खुद ही कैंसिल हो जा रहा है ना बच्चों, E1 cos थीटा तो खुद ही कैंसिल हो रहा है ना, सबको समझ आ रहा है ना, E1 cos थीटा खुद ही कैंसिल हो रहा है ना, ये खुद हो गया। अब आपको इधर को जो कंपोनेंट आया है 2E1 sin थीटा, इसको कैंसिल करना है, ये कब कैंसिल होगा, इधर प्लस क्यू है, इधर 2Q है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और 2Q का इधर होगा ना। तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो ये इसका प्लस क्यू और इसका प्लस क्यू का यहाँ पर जीरो आएगा ना, जितना इधर क्यू है अगर उतना ही क्यू यहाँ ले लेते तो यहाँ पे ये जीरो आता ना, तो इधर एक एक्स्ट्रा क्यू है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक्स्ट्रा क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक क्यू और इसका एक क्यू को आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो हटा दो, केवल यहाँ एक क्यू रख करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, और वो बराबर कर दो 2E1 sin थीटा। अब एक पांडा सारा क्वेश्चन बताने के बाद लास्ट में बोल रहा है जाने दो सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। पांडा जी, बहुत मजा ले रहे हो तुम। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा 1/2 आएगा ना, 30 डिग्री एंगल है। फिर इन टेक्स्ट अगला बताओ कौन सा था। सेकेंड, a charge sphere of diameter d, density rho, is immersed in a oil of density sigma. There is a uniform electric field directed vertically upward such that the sphere is suspended in the oil. Charge on the sphere is, देखो ये बोला जा रहा है कि आपने कोई ऑयल लिया और इसमें एक चार्ज का स्फीयर रख दिया, और इस स्फीयर का डायमीटर हमें डी दिया है, डायमीटर डी है, इसकी डेंसिटी रो है, और इसको लिक्विड में डाला, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और यहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर को, ई है यहाँ पर। तो अब देखो इसमें
अगर मान लो इस स्फीयर में चार्ज जो है, इस स्फीयर में चार्ज कुछ क्यू है, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, बोला बोला जा रहा है ना कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप यहाँ पे क्या क्या बोलोगे, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर एक स्फीयर का चार्ज ले आओगे, तो एक तो ग्रेविटी की वजह से उसका वेट नीचे को लग रहा होगा, ऊपर को बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो उस पर किधर को फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर किधर को फोर्स लगेगा और कितना लगेगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। बताओ बच्चों, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू इंटू ई, वेरी गुड। और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर किधर लगेगा फोर्स, ई के डायरेक्शन में या अपोजिट टू ई। पॉजिटिव चार्ज पे ई के डायरेक्शन में या अवे फ्रॉम या अपोजिट टू ई डायरेक्शन में, तो ऊपर को एक और फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। अब अगर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या बोलोगे, तो हम बोलेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स एम जी बैलेंस हो रहा होगा बी प्लस क्यू ई से। अब आपको एम जी लिखना आता है, डेंसिटी पता है, रेडियस पता है, तो एम लिख लोगे, पॉइंट फोर्स लिख लोगे। ई दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपको क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्या आप सॉल्व हो जाएगा। अब ध्रुविल ने क्या बोला है, अपोजिट लगेगा। ध्रुविल नेटवर्क सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अबे मैंने तो बहुत कुछ बोला था, मेरी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हो तुम। पहले तो गलत बोलो फिर मेरे पे डाल दो कि आपने तो बोला था। मैंने तो यही बोला था ना भाई कि अगर पॉजिटिव चार्ज लोगे तो उस पे फोर्स जो लगेगा ई के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज लोगे तो उस पे जो ई होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो वो लगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है ना और ई ऊपर को है, तो फोर्स भी ऊपर को आएगा ना। आगे सॉल्व हो जाएगा ना बच्चों, आगे सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू डालना है बी वरने प्लस। नेक्स्ट बताओ। चालता पण येत नाही भरगड्या पण खूप दुखतंय. अबे नरेंद्र क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा हम लोग को, थोड़ा और क्लियर बोलो। कौन से चाइनीज में तुम चाय चू किए और फिर शांत हो गए। कुछ बोलने का मन रहा करे तो माइक ऑन करके अच्छे से बोलो, रुक रुक एकदम क्लियर। नेक्स्ट बताओ बच्चों, कौन सा क्वेश्चन अब करना है। सिक्स वाले में देखो क्या है, a block of mass m, charge q, is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical non-conducting wall at a distance d from a block. A horizontal electric field e towards right is switched on, assuming elastic collision time period of the motion is। देखो भाई यहाँ पे क्या है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बना हुआ है और इधर बना है वॉल।
फिर हमने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया जिसका है मास m चार्ज q। फिर एक राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया। तो अब राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर देंगे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, यहीं बैठा रहेगा। क्या करेगा बच्चों ये ब्लॉक, क्या यहीं पे बैठा रहेगा या सोचेगा कि चले हम भी टहल आते हैं। स्मूथ सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही गया है, अपने पास चार्ज है ही है, तो कुछ करते हैं अब। क्या बोलते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। करेगा या नहीं करेगा, करेगा। किधर को करेगा, ध्रुवील बेटा किधर को करेगा, एक प्लस वाला चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर को मूव करेगा। क्या बोला था मैंने, फिर से रिपीट करो। राइट में। अबे चवन, मैं ध्रुवील से पूछा था, तू आ गया बीच में। तो ई के डायरेक्शन में, अच्छा अवे बोला है, ये अवे ये खुद ही अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि सब मतलब खुद ही निकल जाए, गलत भी हो तो कोई को समझ ही ना आए। अवे बोल दिया, अवे मतलब क्या, ई के डायरेक्शन में बताना है या ई के अपोजिट बताना है। अवे बोल दिया, इसका अलग ही लैंग्वेज चल रहा है। अवे, तो ई के डायरेक्शन में क्यू चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज पे ई की वजह से फोर्स लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मतलब क्या होगा, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। अब जब एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा स्मूथ सरफेस पे तो ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों, जाएगा। और जोर से जाता जाएगा और जाके फाइनली वॉल पे क्या होगा, एकदम जोर से स्पीड बढ़ती जाएगी और जाकर के फाइनली वॉल पे क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। और कैसा टकराएगा, इलास्टिकली या इन इलास्टिकली, कैसे टकराएगा बच्चों, इलास्टिकली या इन इलास्टिकली। तो वो तो क्वेश्चन में दिया है इलास्टिकली, तो हम इलास्टिकली टकरा देंगे। तो अगर वो इलास्टिकली टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाह 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 वाह, ज्यादा क्यों नहीं होगी। ये इलास्टिक इलास्टिक क्या नए नए वर्ड आ गए चवन ना, कभी सुना ही नहीं था जिंदगी में, इलास्टिक कोलिजन भी कुछ होता है, पहली बार सुन रहे हैं। ध्रुवील इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, नो चेंज। क्या बात है, ध्रुवील ने भी सही बता दिया। चमन कब सुधरोगे तुम, आज तो भारी मचाने वाले हो लग रहा है क्लास में। इलास्टिक कोलिजन में बच्चों क्या होता था, अगर कोई वॉल है उस पे कोई पार्टिकल यू स्पीड से टकरा रहा है तो ई यू से रिबाउंड होता था ना। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होगी, तो मतलब यू से आया है तो यू से ही रिबाउंड करेगा ना। यहाँ चवन जी बता रहे हैं कि कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो टकराने के पहले v स्पीड से जा रहा था तो टकराने के बाद v स्पीड से आएगा। अब जब ये वापस आ रहा होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको छोड़ देगा कि अब वापस आ रहे हो, अब जाने देता हूँ, अब फोर्स नहीं लगाऊंगा, या लगाता रहेगा। और अब अगली बार जब वापस आने के टाइम में फोर्स लगाएगा तो इस बार ज्यादा लगाएगा कम लगाएगा, वापस आने के टाइम पे फोर्स ज्यादा लगेगा पहले से या कम लगेगा, सेम लगेगा। वाह वाह। तो वापस आने के टाइम में, अगर जाने के टाइम में एफ फोर्स लगाता है तो वापस आने के टाइम में भी एफ फोर्स लगेगा। तो अगर इसको यहाँ से u वेलोसिटी से यहाँ आते आते v स्पीड हो गई तो जब वापस आएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करते करते रुक जाएगा, सेम एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन सेम है, तो जितनी वेलोसिटी, जितना डिस्टेंस में वेलोसिटी गेन हुआ होगा, क्या उतनी डिस्टेंस कवर करते करते उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी।
सेम अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ तक आने में अगर उसकी वी वेलोसिटी बढ़ी तो वापस उसी रिटार्डेशन से आएगा, तो वापस यहाँ आते आते कम हो जाएगी ना। फिर यहाँ आने के बाद वो रुक जाएगा, फिर से वापस रुक जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर टकरा के आएगा, और यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा बच्चों? अरे प्रभु, कब सुधरोगे तुम लोग? ओसिलेशन शुरू हो जाएगा। एसएचएम में तो फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है ना। यहाँ फोर्स तो क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, क्यू इंटू ई। ये क्या प्रोपोर्शनल टू एक्स है? ये फोर्स तो कांस्टेंट है ना। अगर एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है तो वहां पर पीरियोडिक मोशन को केवल ओसिलेशन ही बोलोगे ना, टू एंड फ्रो टाइप का मोशन हो रहा है, बट प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है फोर्स। तो यहाँ ओसिलेशन हो रहा है, तो ओसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा? एक ओसिलेशन मतलब कितना, एक ओसिलेशन मतलब कितना बोलोगे? वॉल तक गया तो इसी को बोल दे एक ओसिलेशन, या वापस आने तक को बोलेंगे एक ओसिलेशन? गया और आया, फिर गया और आया, ऐसे बार बार रिपीट होगा ना। तो एक ओसिलेशन मतलब गया और आया, ये पूरा एक ओसिलेशन है ना। तो अगर हम जाने का टाइम निकाल लें तो उतना ही आने में भी टाइम लगेगा ना। जाने का टाइम निकाल के उसी को डबल करते, अगर जाने में टी टाइम लगेगा तो आने में भी टी टाइम लगेगा। तो आपका टाइम पीरियड कितना बोलोगे, 2t। टाइम पीरियड कितना होगा, 2t। जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस आपको दी हुई है, फोर्स आपको पता है, एस इक्वल टू यू। यू कितना है, रेस्ट से चला है, प्लस हाफ ए कितना है यहाँ पर, फोर्स अपॉन मास ही होगा ना एक्सीलरेशन। तो टाइम कितना लग रहा है जाने का टाइम, ये जाने में टाइम लगेगा। जहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा वहां यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे ना। फिर इसी को डबल कर देंगे, इसी को डबल करोगे तो ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। कुछ चमका बच्चों, क्या किया मैंने? ये सब क्वेश्चन में क्या ही था यार, बस फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, क्यू इंटू ई। फिर जाने का टाइम निकालो, आने का टाइम निकालो, काइनेमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन है ये तो। आगे बताओ। नेक्स्ट, और है डाउट? ठीक है बच्चों, फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो मॉड्यूल में अभी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया है ना, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट छोड़ देते हैं, पोटेंशियल पढ़ेंगे। बट उसके पहले अभी क्वेश्चन कराने हैं, वो करने हैं। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़े थे, क्वेश्चंस अभी नहीं हुए ना, तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और इसको हमने कुछ
क्यू चार्ज दे दिया ना, लाल लाल क्यू चार्ज दे दिया, और इसके सेंटर पे भी एक क्यू चार्ज रख दिया, इसका रेडियस तो 4 है। तो अब अगर हमें इसके अंदर एक कोई पॉइंट ले लें, मान लो ये सेंटर को अगर हम सी बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लें और यहाँ एक पॉइंट बी ले लें, तो हमें बताना है कि ये हॉलो स्फीयर है। ए और बी पॉइंट पे ई की वैल्यू कितनी होगी, और जहां डिस्टेंस लगेगा वहां सी ए सी बी ऐसे डिस्टेंस यूज कर लेना, डिस्टेंस के लिए सी ए सी बी यूज कर लेना। एक पॉइंट चार्ज और एक हॉलो स्फीयर है, इनके वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हाँ सही है पांडा। तो हम देखो यहाँ पर जब ए पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालेंगे, एक तो स्फीयर की वजह से निकालेंगे और एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे ना? अब स्फीयर की वजह से, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हॉलो स्फीयर की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ पे केवल किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, पॉइंट चार्ज की वजह से ना। पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी बोलोगे, सी से ए के जो भी डिस्टेंस, और डायरेक्शन किधर होगा, प्लस चार्ज की वजह से तो अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। फिर जब हम बी पे निकालेंगे, नहीं ये केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन अलग से बना दिया है। तो हम बी पे निकालेंगे तो यही सेम चीज लगाएंगे बी के लिए। तो बी अगर बी पे स्फीयर की वजह से निकालोगे तो स्फीयर की वजह से कितना आएगा, बी पे स्फीयर की वजह से निकालोगे तो कितना आएगा, अगर हॉलो स्फीयर के बाहर ही निकालना है तो सारा का सारा चार्ज आप कहाँ मान सकते हो, हॉलो स्फीयर की वजह से अगर हमें बाहर ही निकालना है तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है ना, के क्यू अपॉन में सी बी का स्क्वायर। फिर पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से और दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम ही आएगा ना, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू अपॉन में सी बी का स्क्वायर, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड होकर के। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल है। नोट कर लो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। अबे कौन सा ए बी डिस्टेंस बोल रहे हो, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है ना, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा है ना, ये पॉइंट चार्ज यहाँ है, इसकी वजह से यहाँ निकालोगे तो ये डिस्टेंस लोगे, और स्फीयर की वजह से जब भी निकालते हो तो सारी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से, ए वाले पॉइंट पर।
ए वाले पॉइंट पे निकालना है तो पॉइंट चार्ज यहाँ है और ए वाले पॉइंट पे निकालना है, तो ए से सी तक की डिस्टेंस लोगे ना। अरे मालिक क्या बोलना चाह रहे हो तुम, अनम्यूट करो। सर जब वो बी, बोलता हूं तो ये बोलता है। हाँ बोलो। हाँ सर वो बी, जो बी पे निकाला है ना अपन ने। हाँ हाँ अपन ने निकाला है, आगे। हाँ तो वो ए पॉइंट के वजह से, मतलब ए पॉइंट कहाँ पे रखा है, तो ये मतलब ए भी डिस्टेंस होगा ना, ए पॉइंट की वजह से ए भी डिस्टेंस होगा ना, ऐसा पूछ रहा हूँ। सबके वजह से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग सबके वजह से निकालेंगे, ध्रुवील के वजह से भी निकालेंगे, चार्ज की वजह से नहीं निकालेंगे, सबके वजह से निकालेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। अरे हाँ हाँ, हाँ, अच्छा बरोबर, अच्छा। राइट। अबे अगर कोई पॉइंट पे ई निकालना है तो चार्ज की वजह से निकालेंगे, स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसकी वजह से निकालेंगे। चार्ज चार्ज कहाँ कहाँ है। सब सभी मतलब सभी। नेटवर्क में बहुत दिक्कत आ गई ना। अबे ध्रुवील कहाँ गए। चार्ज कहाँ कहाँ पर है, एक सेंटर पे है और एक सर ये हॉलो स्फीयर पर है। ये एक स्फीयर पे है और यहाँ एक सेंटर पे, तो इसके वजह से जब निकालूंगा तो ये डिस्टेंस लूंगा, और स्फीयर की वजह से जब निकालते हैं बाहर तो कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, उसके सेंटर से। तो ऐसे कोई भी दिक्कत परेशानी रहे ध्रुवील पूछ लेना ना, कोई टेंशन नहीं लेना तुम, मैं बताऊंगा तुमको। आगे चलें। अगला प्रॉब्लम देखो। तो टाइपिंग करी। देखो अगला प्रॉब्लम क्या है। इस बार हमने दो हॉलो स्फीयर ले लिए, एक लाल वाला और एक काला वाला। इनके रेडियस है कुछ R1 R2, और इसका सेंटर को कुछ बोल दिया गया C। दोनों पे चार्ज दे दिए गए हैं Q और Q, दोनों कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है आपके पास। तो अगर मैं इसके अंदर एक पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने A, एक इनके बीच में ले लिया B, और एक बाहर कहीं ले लिया C। एक काम करता हूँ सेंटर को O बोलता हूँ ना, सेंटर हमारा O है। तो अब A B C पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताए। रूबिल एक बात क्लियर है ना कि ई हमेशा चार्ज की वजह से निकालते हैं, ये नहीं कि कोई भी पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट की वजह से दूसरे पॉइंट पे निकाल रहा है, चार्ज होना चाहिए वहां पर। हाँ पांडा जी सही है।
हो गया होगा सबका? तो देखो जब हम पॉइंट ए पे निकालेंगे तो पॉइंट ए क्या है, दोनों हॉलो स्फीयर के अंदर है ना, तो दोनों स्फीयर की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर वाले चार स्फीयर की वजह से अंदर निकालोगे 0, अंदर वाले स्फीयर की वजह से उसके अंदर निकालोगे 0, तो नेट कितना आएगा 0 + 0 0। फिर अब नेक्स्ट आता है बी पर। बी पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें बाहर वाले स्फीयर की वजह से, बाहर वाले स्फीयर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0, और अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर बी पे निकालना है ना, बी क्या है अंदर वाले स्फीयर के लिए बाहर पॉइंट है, तो अंदर वाले की वजह से कितना आएगा बी पर, कितना आ जाएगा बच्चों, KQ/OB²। है सारा का सारा इसका चार्ज जब बाहर निकालना होगा तो इसके सेंटर पे रख करके पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दे, तो बाहर के लिए 0 और अंदर के वाले की वजह से KQ में डिस्टेंस कितनी है OB²। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर सी पे जब निकालेंगे तो सी क्या है, दोनों स्फीयर के बाहर है ना, तो दोनों स्फीयर का चार्ज कहाँ मानोगे, सेंटर पे ना, इसके वजह से निकालना है तो इसका चार्ज सेंटर पे मान के लिख दोगे, फिर इसके वजह से निकालना है तो इसको भी सेंटर पे मान के लिख दोगे, दोनों का बाहर है ना, तो दोनों की वजह से बाहर वाले की वजह से भी KQ/OC², और अंदर वाले की वजह से भी KQ/OC², तो 2KQ/OC। नोट कर लो। नहीं नहीं आयुष, ऐसा कुछ करते नहीं है, सबको आप उसके सेंटर पे रख करके 2 पॉइंट चार्ज की वजह से लिखोगे ना, इस केस में आंसर सेम आ जाएगा, बट ऐसा नहीं करो, गलत हैबिट मत डेवलप। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या, इसके ऊपर वाले की बात कर रहा है क्या? चवन का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ। आज बादाम खाए कि नहीं तुम, भिगो के 2 बादाम सुबह सुबह। यार खा लिया करो चवन, ऐसे ना किया करो। देखो जो हॉलो स्फीयर की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो ये पर आएगा ना, बाहर वाले का तो ये 0 लिखा है, स्फीयर का देखो कितना लिखा है 0, लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से तो आएगा। अब अचानक से इसके ऊपर मत चले जाना ना, अब हो गया ऊपर का सब, अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ इसीलिए तो मैंने बोला कि बादाम खाते रहो, ऐसे अचानक से ध्यान से उतरना नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था, ये सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर हमने बी रेडियस का सॉलिड स्फीयर था, उसमें हमने ए रेडियस का कैविटी बना दिया, नहीं ये कैविटी बना दिया ना, कैविटी
ये सेंटर को O बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट A लिया, यहाँ पे एक B लिया और यहाँ पे एक C लिया। तो हमें अब इन सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो है, ये हमारा स्फीयर है, उसके अंदर कैविटी बनी हुई है। तो आपको बताना है फाइंड E हाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। पांडा ने आज सुबह से कोई बैकी बैकी बात नहीं की, खूब अच्छे से सो के आया लग रहा है, सब सही सही आंसर दे रहा है। आज मचाने काम सब चवन ने ले रखा है। आज तो सोया ही नहीं है। क्यों सो नहीं रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गई? और क्या कर रहा था 5:30 बजे उठ के? कुछ नहीं, चौकीदारी। सोसाइटी में एक बार घूम आता हूँ, सीटी बजाता हूँ। भावेश तो दिखाई नहीं था, अब आया भावेश का पहला आंसर अभी। तो अब सॉल्व कर लिया जाए।
देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे सोच सकते हो ना कि यहाँ पे एक के ऊपर एक बहुत सारे डीएक्स डीएक्स थिकनेस के ऐसे हॉलो स्फीयर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ना। तो पॉइंट ए क्या है, हर एक हॉलो स्फीयर के अंदर है ना। पॉइंट ए हर एक हॉलो स्फीयर के अंदर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, हर एक स्फीयर के अंदर है तो उसकी वजह से 0। लेकिन जब मैं पॉइंट बी पे सोचूंगा, पॉइंट बी पे सोचूंगा तो ए यहाँ से इतने बीच में जितने भी हॉलो स्फीयर आएंगे वहां तक के चार्ज के लिए तो ये बाहर होगा, लेकिन बी से आगे जब जाओगे तो वहां पे जो हॉलो स्फीयर होंगे उनके लिए वो अंदर होगा ना। तो अगर मुझे बी पे निकालना है तो केवल कहां तक का चार्ज लेना पड़ेगा, बी रेडियस तक का। ओ से बी रेडियस तक के में जितना चार्ज आएगा उसी की वजह से होगा ना, उसके बाहर का नहीं लेना रहेगा। तो पहले हम लोग ए पॉइंट पे देखते हैं। ए पॉइंट तो सबसे अंदर है तो वहां 0। फिर बी पॉइंट पे जब देखेंगे तो बी पॉइंट तक का स्फीयर बना लेंगे ना। तो इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उसके वजह से ही बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसमें कितना चार्ज आएगा, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालो इनटू डेंसिटी कर दो। भावेश वॉल्यूम बताओ कितना होगा इस पार्ट का। चार्ज निकालना है हमें बी रेडियस तक में, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना बोलेंगे, सही है पांडा। अबे भावेश कब उतरेगा तुम्हारा क्वार्टर का इम्पैक्ट। ये चार्ज केवल इतने पार्ट में है ना, तो ये खाली जगह तो हटाओगे ना, ये थोड़ी वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पूरा वॉल्यूम माइनस 4/3 पाई ए क्यूब, तो ये चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज आ जाएगा तो अब ये चार्ज निकालेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे, E इक्वल टू के क्यू बाई ओ बी का स्क्वायर। ये सारा चार्ज हम कहाँ मानेंगे, ये सारा का सारा चार्ज हम लोग इसके सेंटर पे मान करके, बाहर का निकालना है ना, बी स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट है, तो सारा चार्ज सेंटर पे मान करके के क्यू बाई ओ बी स्क्वायर लगा दें। ठीक है, अब इनकी वैल्यू डाल दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई ऊपर आया तो इससे वैल्यू डाल दे रहा हूँ कि 4 पाई कट जाएगा, या जाने देता हूँ ऐसे लेके। तो के क्यू क्यू मतलब रो, 4/3 पाई कॉमन होगा, ओ बी क्यू माइनस ए क्यू ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है। और सी पे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा चार्ज, ये सी तो सबसे बाहर है ना, तो यहाँ पे तो सारा चार्ज की वजह से आएगा, हर एक हॉलो स्फीयर जो बन रहे हैं हर एक की वजह से सी पे आएगा, मतलब सारा चार्ज को सेंटर पे रख के निकालना है। तो टोटल अंदर चार्ज कितना आ जाएगा इस बार, रो इंटू 4/3 पाई बी क्यू माइनस ए क्यू है। क्यू आ जाएगा तो फिर इसमें रख देंगे ई इक्वल टू, इसको मान लो Q1 लिख देता हूँ, इसको Q2 लिख देता हूँ, तो के क्यू टू बाई ओ सी स्क्वायर। ठीक है, सभी को क्लियर है।
नोट कर लो इसको। हाँ यार दिया था, कराता हूँ थोड़ी देर में करा। या अपन उसको गॉस थ्योरम के टाइम भी कर सकते हैं, थोड़ा फ्लक्स फ्लक्स पढ़ा लूंगा ना गॉस थ्योरम, तो थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा उसको कराने में। या देखता हूँ अभी ये पढ़ा लें तो आज जितना पढ़ाना है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करा दूंगा। पांडा तुमने वो सॉल्व किया क्या क्वेश्चन जो कल दिया था, इंटीग्रेट वगैरह करके कुछ निकाला उसमें? ठीक है ठीक है, अभी देखता हूँ मैं आज जितना मुझे पहले मेरा टारगेट है वो पढ़ा लूं, फिर वो क्वेश्चन कराता हूँ। सॉलिड एंगल से देखना कितनी जल्दी होगा, एकदम सिंपल होगा। ठीक है आगे चलें। अब देखो इस क्वेश्चन को जो हमने किया है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे। चार्ज वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जहां कैविटी है वहां पे आप मान लो कि प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, तो प्लस और माइनस मिलकर नेट कितना है वहां, जीरो। आप मान लो कि ए रेडियस का पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर भी है और ए रेडियस का नेगेटिव चार्ज वाला भी स्फीयर है, तो नेट चार्ज यहाँ कितना हुआ, जीरो। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या मान सकते हो कि बी रेडियस का पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और ए रेडियस का नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है। बी रेडियस का पॉजिटिव चार्ज और ए रेडियस का नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, अंत में अंदर कैविटी आ जाएगी। तो अब इसको मैं नए डायग्राम में समझाता तो अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या होगा, हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक बी रेडियस का पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है ना, पूरे में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, प्लस एक ए रेडियस का नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है। ठीक है समझो ना, ये बड़ा वाला एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है। तो जहां पर ये सुपर इम्पोज होंगे प्लस और माइनस, वहां पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा,
ये इसके अंदर ही है ना, यही अंदर पे ही निगेटिव चार्ज का स्फीयर है। तो बड़े वाले का पॉजिटिव चार्ज इस वाले जगह पर, छोटे वाले का निगेटिव चार्ज मिलके कितना हो जाएगा वहां पे, 0। तो अगर हम अब कोई भी पॉइंट पे ई लिखना है तो इन दोनों स्फीयर के वजह से ई लिखेंगे, तो उसकी वजह से लिख करके हम उसको ऐड कर सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों स्फीयर के वजह से ई लिख के ऐड कर सकते हैं। और एक स्फीयर के वजह से ई लिखने का फॉर्मूला हमें पता रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये दोनों स्फीयर जो होंगे, कंप्लीट स्फीयर की वजह से ई लिखना आता है हमें। तो मान लो हमें ए पे लिखना है ना, ए पे लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, ए वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली था कि भाई एकदम सिंपल है, उसका छोड़ते हैं ना, ए तो सबसे अंदर है तो वहां पे 0 ही आना है, उसको क्यों लेंथी बनाना। मान लो हमें बी पे लिखना है, बी पे लिखना है यहाँ पर, ये सेंटर ओ है ना, सेंटर ओ है और हमें बी पे लिखना है। बी क्या है, इसके बाहर है ना, निगेट ए रेडियस का जो निगेटिव चार्ज यहाँ माना है उसके बाहर है ना, बी यहाँ पर है, तो ये बाहर ले लिया ना। इसमें अंदर है, बड़े वाले स्फीयर में बी अंदर है, छोटे वाले स्फीयर में बी बाहर है। अब दोनों की वजह से बी लिख दो। एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर में अंदर कोई भी पॉइंट पे ई कैसे लिखते हो, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर कितना है यहाँ पे, ओ बी, और आर क्यूब कितना है, बी। ये बात समझ आ रही है, एक कंप्लीट स्फीयर में अंदर किसी पॉइंट पे ई कितना होगा, के क्यूब है आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और ये किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज में यहाँ निकालोगे तो टूवर्ड्स चार्ज होगा, मतलब अपोजिट में ना, बी पे एक इधर राइट में एक लेफ्ट में, तो जब नेट निकालोगे दोनों का तो माइनस करना रहेगा। और निगेटिव चार्ज वाले स्फीयर की वजह से निकालोगे तो कितना आएगा, के क्यूब, बाहर है ना तो पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे मान के लिखना है, पूरा चार्ज है कितना, 4/3 पाई ए क्यूब इंटू रो, के क्यूब बाई ओ बी स्क्वायर। ये कुछ समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज का लिखा, निगेटिव चार्ज का लिखा, फॉर्मूला लगाया और सब्ट्रैक्ट किया। पॉजिटिव चार्ज का ये क्यू मतलब पूरे बी रेडियस के स्फीयर का चार्ज है, तो बी रेडियस के स्फीयर का चार्ज कितना होता है, रो इंटू 4/3 बी क्यू। अब इसको आप सिंप्लीफाई वगैरह कर लो तो ये वही आंसर बन जाएगा ना, यहाँ ओ बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा के रो 4/3 पाई ना, ओ बी ये ऊपर आएगा तो ऊपर ओ बी का क्यूब बन जाएगा। अब कॉमन निकाल लो, जो जो चीजें कॉमन हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सभी को क्या बोल रहा हूँ। ना जहां पे भी कैविटी आ जाए वहां पर आप प्लस और माइनस दोनों मान करके एक बड़ा वाला स्फीयर ले लेना, एक छोटा वाला, और फिर दोनों के वजह से फॉर्मूला लगा के नेट निकाल। और अगर हमें बाहर निकालना होगा ना, अगर हमें बाहर निकालना था, सी पॉइंट हमारा बाहर था ना, बाहर निकालना होगा तो सी पॉइंट दोनों के लिए बाहर है, तो ऐसे ही दोनों दोनों की वजह से सी पे लिखो और सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगा, निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होगा, तो सी पॉइंट पर हो जाएगा के पूरे पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर की वजह से, तो 4/3 पाई बी क्यूब इंटू रो, के क्यूब कौन में, वो सी स्क्वायर, ये अवे फ्रॉम चार्ज है। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से के 4/3 पाई ए क्यूब इंटू रो,
कौन में ओ सी स्क्वायर, उसके लिए भी सी पॉइंट बाहर है ना, तो सारा चार्ज सेंटर पे मान के लिखा, एक का अवे फ्रॉम चार्ज है, एक का टूवर्ड्स चार्ज है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो गया ना, तो अब यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। यहाँ ऊपर मेथड 2 लिख लेना ना, ये मेथड 2 कर रहे हैं हम लोग। डेंसिटी दोनों जगह सेम लोगे ना, यहाँ पे भी रो प्लस रो डेंसिटी का स्फीयर है, ये माइनस रो डेंसिटी का स्फीयर है। ये जो नेगेटिव वाला स्फीयर है वो यहीं अंदर ही रखा है ना, समझाने के लिए मैंने बाहर बनाया है, ये दोनों एक साथ यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज 0 हो गया। अभी देखो यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम इंसुलेटिंग बॉडी लेके पढ़ रहे हैं ना, जो चार्ज जहां रख दिया वहीं रखा रहेगा ना, कोई चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा, कोई इंड्यूस नहीं होगा। ये जो है ये तो समझने के लिए बस बताया हुआ है ना, कि मुझे यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ पे प्लस का ले लो और माइनस का ले लो, तो प्लस माइनस 0 हो गए। ये तो इमेजिनरी है ना, कोई ऐसा सच में थोड़ी है। इंड्यूस इंड्यूस कुछ नहीं सोचना है इसमें, ये फाइनल जो भी होने के बाद सब कुछ आया वही दिया है। और इंड्यूस का अभी कुछ नहीं सोचना है ना, आगे मैं कंडक्टर पढ़ाऊंगा लास्ट टॉपिक, उस टाइम पे इंड्यूस का इफेक्ट देखेंगे, तब तक कोई इंड्यूस नहीं कराना कहीं। हाँ, चार्जेज में हमेशा ध्यान रखो, कहीं पे भी अगर कैविटी है तो आप प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मान करके जो भी लिखना है, ई लिखना है, एनर्जी लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो सब कुछ कर सकते हो। कैविटी खाली जगह पे दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन लेके कर सकते हो। नोट हो गया।
ये नोट करने के बाद अब अगला प्रॉब्लम ट्राई करना है। सपोज एक कोई स्फीयर है हमारे पास, इसमें हमने एक कैविटी बना दी है? बाकी जगह पे चार्ज है ना, और यहाँ पे कैविटी है। स्फीयर का रेडियस कुछ कैपिटल आर है और इसका रेडियस कुछ ए है। इसका रेडियस ए है और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर है। ये मान लो C1 है, ये C2 है। सेंटर को C1 C2 बोला गया है। इसके अंदर एक पॉइंट P लिया गया है। पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे पूरे में प्लस वाला चार्ज भरा हुआ है। चार्ज डेंसिटी हमें रो दिया हुआ है। तो कैविटी के अंदर एक पॉइंट लिया गया है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? हाँ, सेम पिछले जैसा कर लेंगे। ये ग्रेविटेशन में भी किया हुआ है ना? हाँ सही है सुमिति, सही है। सुमिति का सही है, भावेश तूने गड़बड़ बताया है। हाँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है यहाँ पर। हाँ सही है पार्टनर, सही है। तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या करते हैं। ये ऐसा ग्रेविटेशन में क्वेश्चन कराया हुआ था ना? हाँ, तो इसको हम देखो क्या मान लेंगे कि एक बड़ा स्फीयर मान लेंगे प्लस एक छोटा स्फीयर मान लेंगे ना। एक प्लस रो वाला स्फीयर और एक माइनस रो वाला स्फीयर है और इन दोनों की वजह से यहाँ पे अंदर पॉइंट P है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर C1 है, यहाँ पे सेंटर C2 है। तो हमने देखो ये देखा था कि अगर कंप्लीट स्फीयर होगा तो उसके वजह से अंदर E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R³ इंटू स्मॉल r। नहीं, ये फॉर्मूला रहता है ना कंप्लीट स्फीयर के अंदर, जिसको हम डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू भी यहाँ लिख देते हैं 1/4πε0। ना डेंसिटी के टर्म में ये ऐसे आ जाता है ρ/3ε0 इंटू r। डेंसिटी के टर्म में हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में चार्ज कितना है हमें वो नहीं पता। मतलब निकाल सकते हैं लेकिन हमें रो के टर्म में लिखेंगे, दोनों जगह रो सेम है तो हमारे लिए सॉल्विंग इजी रहेगा। चार्ज निकालने की जगह बेटर है कि हम रो के टर्म में लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे। यहाँ P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से लिखूंगा। कंप्लीट स्फीयर की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा। और वैल्यू कितनी होगी कंप्लीट स्फीयर की वजह से,
मान लो कंप्लीट स्फीयर की वजह से E1 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, रो बाई 3 नॉट C1 से P की तरफ जो वेक्टर जा रहा होगा वो ना C1 P के डायरेक्शन में ही होगा ना। इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ये कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और देखो अगर हम लोग निगेटिव चार्ज वाले स्फीयर की वजह से सोचेंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड सेंटर होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड सेंटर होगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज वाले स्फीयर की वजह से, रो तो वहां पे भी सेम है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा P से C2 की तरफ। ना तो अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं, एक ही डायग्राम में दिखाऊं तो वो अलग डायग्राम में दिखाता है। यहाँ पर यहाँ पे जब मैं पॉइंट P पे निकालूंगा पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर की वजह से, तो वो किधर को आ रहा होगा, ऐसे C1 P वेक्टर की तरफ ना। और C2 वाले की वजह से निकालूंगा तो वो C2 P वेक्टर की तरफ आ रहा होगा। अब मुझे अगर नेट निकालना है कोई भी पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो भी चार्जेस हैं सबकी वजह से ई निकाल के उनका एडिशन ना, डायरेक्शन के साथ ई लिखो और उनका एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा, एक आया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू C1 P वेक्टर, और एक आया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट P C2 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, C1 P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, C1 C2 वेक्टर हो जाएगा ना, ट्रायंगल लॉ से P1 C1 P वेक्टर प्लस PC2 वेक्टर क्या हो जाएगा, C1 C2 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, C1 C2 मतलब कैविटी के सेंटर और स्फीयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और रो बाई बाकी वही चार्ज डेंसिटी क्या उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, कैविटी के अंदर अगर कोई भी पॉइंट पे ई निकालना है ना, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पे ई निकालना है तो आप उसमें क्या सोचोगे, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट पे ई निकालना है तो आप सोचोगे कि अगर कंप्लीट स्फीयर होता है, कंप्लीट स्फीयर होता तो इसके यहाँ पर जो भी ये डिस्टेंस है कैविटी के सेंटर की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस पर ई की वैल्यू क्या होगी, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ना, या फिर K2 by R इंटू स्मॉल आर ना, ये सेम फॉर्मूले हैं दोनों ना, ये लगा दोगे तो यही कैविटी के अंदर का ई आ जाए, और ई हर पॉइंट पे सेम है और पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर, मतलब हर पॉइंट पे ई ऐसे है, पैरेलल टू C1 C2 वेक्टर है। ये ग्रेविटेशन में एक बार हो चुका है ना ये सेम चीजें, नोट कर लो अब इसको।
ये ध्यान रखना है ना, कैविटी में निकालना है तो पूरे स्फीयर को बना लो और उसके अंदर वाला फॉर्मूला लगा दो, और डिस्टेंस कितनी पकड़ ली रहेगी, कैविटी के सेंटर और स्फीयर के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी। चलें, अब एक और प्रॉब्लम स्फीयर पे करना है, फिर ये स्फीयर वाले हो जाएंगे सर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इसके अंदर की चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। वो रो इक्वल टू रो नॉट इंटू आर है, जहाँ पे रो नॉट कांस्टेंट है और आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, कोई भी आर डिस्टेंस पे अगर आप जाते हो तो वहां की चार्ज डेंसिटी इस फॉर्मूले से मिलेगी। अगर इसका रेडियस कुछ कैपिटल आर है तो हमें बताना है, सेंटर को ओ ले लेते हैं, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर हमने पॉइंट एक ए ले लिया और एक बाहर पॉइंट बी ले लिया, तो हमें बताना है कि अब इन पॉइंट पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। एक अंदर वाले पॉइंट पे बताना है, एक बाहर वाले पॉइंट पर। डिस्टेंस के लिए अंदर वाले पॉइंट का स्मॉल आर या फिर ओ ए लिख दो, और बाहर वाले के लिए ओ बी, या ओ ए ओ बी लिख दो ना, ऐसे ही कर दो। ये कोई पॉइंट ए है तो ओ ए और ओ बी डिस्टेंस यूज करके बताओ क्या क्या होगा। रो इस बार कांस्टेंट नहीं है ना, वेरी कर रहा है। सेंटर हमारा ओ है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? हाँ, सेल लेके इंटीग्रेट करेंगे, सही है सेल। हमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अगर अंदर किसी पॉइंट पे चाहिए तो जहां पे चाहिए वहां तक में जितना चार्ज आएगा ना, वो हमें निकालना पड़ेगा ना। ए पे चाहिए तो ए तक का जितना भी चार्ज होगा वो निकालना पड़ेगा। और वो निकालेंगे कैसे? कुछ आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर ले लो, डी आर थिकनेस का हॉलो स्फीयर, और डी आर थिकनेस के हॉलो स्फीयर का चार्ज लिख सकते हो, क्योंकि वहां वो आर डिस्टेंस पे है ना, तो इसके हर पॉइंट की डेंसिटी सेम होगी ना। आर डिस्टेंस स्फीयर का हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे है ना यहाँ पर, तो डेंसिटी आप मान सकते हो सेम है।
तो इसके अंदर का चार्ज निकाल लो, फिर ये पूरा 0 से लेकर के जहां तक का चार्ज चाहिए वो निकाल लो इंटीग्रेट करके। तो ये मान लो अगर हमने r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का हॉलो स्फीयर लिया है तो इसमें कितना चार्ज आएगा? dr थिकनेस के हॉलो स्फीयर का चार्ज बताओ सभी। कैसे निकालोगे? इस dr थिकनेस के हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे ना। हाँ, तो वॉल्यूम कितना आता है? 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया इनटू हाइट। ये वॉल्यूम हो जाएगा ना, सरफेस एरिया इनटू हाइट इनटू वहां की डेंसिटी ना, वहां पे डेंसिटी कितना है? रो नॉट इनटू r। तो अब हम इसको अगर इंटीग्रेट कर दें और अगर हमें ए पॉइंट पे चाहिए तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? 0 से ओ ए तक की जो डिस्टेंस होगी, तो अंदर का ओ से ए तक में कितना चार्ज आ जाएगा? 4 पाई रो नॉट बाहर जाएगा, अंदर बचेगा r क्यूब डी आर। ये 0 से ओ ए तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा ओ ए के पावर 4 बाय 4 माइनस 0, 4 4 कट जाएगा। तो ये हमने अंदर का चार्ज निकाल दिया ना, ओ से ए तक में कितना चार्ज आ रहा है। अब अगर हमें ए पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या होगा? इसके अंदर जितना भी चार्ज आया है वो सब सेंटर पे मान के ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो जाएगा के क्यू, क्यू आ गया है ठीक है, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? ना इसको हम कलेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर लेकर के इंटीग्रेट करके जहां तक का भी चार्ज चाहिए होगा हम चार्ज निकाल सकते हैं। फिर हमें एक बार चार्ज पता है तो हमें लिखना आता है ए पॉइंट पे चाहिए तो ए तक के अंदर का जितना चार्ज है उसके वजह से लिखेंगे, बी पे चाहिए तो पूरे स्फीयर के चार्ज की वजह से लिखेंगे। पूरे स्फीयर का चार्ज कैसे निकालेंगे? 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे ना। यहाँ पे इंटीग्रेट कहां तक करेंगे? 0 से कैपिटल आर। अबे भावेश, कब याद होगा तुम्हें? ये हॉलो स्फीयर, dr थिकनेस के हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का तरीका कई बार बता चुका हूं कि सरफेस एरिया इनटू हाइट करके निकाल सकते हो, डेराइव भी कराया था ना। जैसे सिलेंडर का आप कैसे निकालते हो वॉल्यूम? बेस एरिया इनटू हाइट करके निकालते हो ना। तो वैसे सिलेंडर, यहाँ पे देखो जब बहुत पतला सा ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर का एरिया और बाहर का एरिया सेम ही पकड़ोगे ना, और ये अंदर का एरिया इनटू हाइट ले लोगे तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही किया गया है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और देख लो कोई स्टेप में कोई डाउट है? जब बाहर निकालेंगे तो ध्यान रखना वो ए की जगह कैपिटल आर आ जाएगा ना इंटीग्रेशन करने में। अगर हम अंदर का टोटल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज निकालोगे तो जहां ओ ए आया वहां पे आर आ जाएगा ना। तो बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दोगे, के क्यू
बाय बाहर वाला जो भी पॉइंट है बी पॉइंट था तो वो बी स्क्वायर। बाउंस तो नहीं हो रहा है बच्चों, समझ आ रहा है? इतना ठीक है या थोड़ा बड़ा करूं इसको? तो ये अब स्पेरिकल वाले टाइप के क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग और एक दो टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीट है? बहुत बड़ी सीट है ना, जिसका प्लेट एरिया ए है। इसको इधर हमने Q1 चार्ज दे दिया और इधर Q2 चार्ज दे दिया। तो यहाँ पे कोई अगर हम पॉइंट लेंगे P, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? ये बहुत बड़ी सीट है ना, इनफाइनाइट सीट है, उसके पास में हमने एक पॉइंट लिया है। साइड से देख रहे हैं तो एक लाइन दिख रही है ना, सीट अंदर को गई है, बोर्ड के प्लेन में अंदर को गई हुई है।
अबे इनफाइनाइट सीट है ना, इनफाइनाइट सीट का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में थोड़ी आएगा। अगर इसका एरिया मैंने दे दिया है ना, लॉन्ग सीट है उसका एरिया दिया हुआ है, तो सिग्मा निकाल लोगे ना क्यू बाई ए करके, एरिया दोनों साइड में सेम होगा ना। ये लिख दिया भाई, अब और कैसे बताऊं। ये देख क्या लिखा हुआ है, 4 बार बोल दिया सीट है सीट है सीट है। अब भी तू बोलेगा नहीं वायर है, एक बार भी वायर नहीं बोला, लेकिन वायर तुझे सुनाई पड़ गया। लगने की जगह जो बोला यार है वो सुन ले, जो लिखा है वो पढ़ ले। इनफाइनाइट सीट की वजह से ई लिखने का फॉर्मूला याद है सभी को, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस की वजह से। एक सरफेस का अगर सिग्मा पता है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का सिग्मा 1 मान लो, इधर का सिग्मा 2 मान लो, तो प्लस की वजह से इधर भी अवे फ्रॉम चार्ज, और सेकंड वाले की वजह से देखोगे तो वो भी अवे फ्रॉम चार्ज होगा। तो E1 प्लस E2 नेट जो होगा दोनों सरफेस का ऐड हो जाएगा। E1 कितना बोलोगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना बोलोगे, Q/A। सेम वे में Q2, E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेट ई कितना आ जाएगा, दोनों ऐड कर दो ना। ना इधर को अवे फ्रॉम चार्ज, ना इधर भी निकालते तो वो भी ऐसे ही आता, अवे फ्रॉम चार्ज। नोट हो गया। सपोज दो इनफाइनाइट सीट है, वो आमने सामने रखे हैं, इधर हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इधर माइनस क्यू चार्ज दे दिया। प्लेट एरिया ए है ना, दोनों का प्लेट एरिया ए है, तो बीच में कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी। हाँ इनफाइनाइट सीट है ना। देखो इनफाइनाइट का मतलब कोई जरूरी नहीं कि एकदम इनफाइनाइट ही हो, बहुत बड़ी सीट के एकदम पास चले जाओगे तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा। बहुत बड़ी सीट है उसके एकदम पास में खड़े हो
तो वो इनफाइनाइट वाला ही इफेक्ट आएगा। पॉइंट पी क्यू आर 3 पॉइंट दिए है ना, एक दोनों के बीच में, एक इस साइड में, एक इस साइड में। हाँ सिद्धेश सही है। पांडा माइनस नहीं होगा भाई, प्लस होगा। हाँ सही है खाली। ना हम इधर का मान लें, अगर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इधर की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगी ना। और सिग्मा की वैल्यू कितनी बोलोगे, 2/8। अब पॉइंट पी पे निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और निगेटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E। ई मतलब एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू कितनी डालोगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू डाल दो। अगर क्यू पे निकालोगे तो क्या होगा, प्लस चार्ज की वजह से अवे इधर जा रहा होगा और माइनस चार्ज की वजह से टूवर्ड्स चार्ज। और ई जो होता है इनफाइनाइट सीट की वजह से वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, तो ई का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो क्यू पे कितना आ जाएगा ई की वैल्यू, ई पे क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये क्लियर है। ऐसे ही आर पे निकालो। आर पे निकालोगे तो प्लस वाले की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, माइनस वाले की वजह से टुवर्ड्स चार्ज ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट सीट वाले प्रॉब्लम में यही करना रहता है ना, हर एक की वजह से ई सेम आएगा, मतलब ई यूनिफॉर्म रहता है ना। तो जो भी ई की वैल्यू है डायरेक्शन के साथ लिखो, हर एक सरफेस की वजह से फिर उनका सम कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। हाँ ये सीट बड़ी है और इनके बीच में जो हम सीट से डिस्टेंस ले रहे हैं वो बहुत कम है, तो उसको हम इनफाइनाइट सीट मान के कर सकते हैं। अब होमवर्क दे देता हूँ। कल होमवर्क में कहाँ तक के इलुस्ट्रेशन दिए थे, इलुस्ट्रेशन 5 to 9 दिया था ना, 5 to 9। यार ये नाइन्थ वाला इलुस्ट्रेशन अभी नहीं करना है, वो कट कर दो ना, उसमें कंडक्टिंग आ गया ना, कंडक्टर लास्ट में पढ़ाऊंगा। नाइन्थ इलुस्ट्रेशन कल दिया था मैंने, तुम लोगों ने कोई ने डाउट भी नहीं पूछा, जबकि वो अभी नहीं कर सकते थे तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड तक आना था यार पांडा, आज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम तो आज ही हो पाया, तो ये सब तो आएगा ही। हाँ वही चक्कर है ना, आज तो वही फील्ड के क्वेश्चन ही किए हैं यार, तो वो सब आ सकता है। इलुस्ट्रेशन 9 अभी नहीं करना है बच्चों, होमवर्क में कल मैंने दिया था, कहीं पे भी कंडक्टर आ जाए तो वो अभी नहीं करना है ना, कंडक्टर या मेटल, ये अगर आ जाए तो अभी नहीं करना है।
होमवर्क नोट करो अब। इलस्ट्रेशन 10, 11, एक्सरसाइज 1 में अभी तक कुछ होमवर्क दिया है? एक्सरसाइज 1 में कुछ होमवर्क दिया है? एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, तो 5 तक दिया है तो 5 से आगे 6 to 10 कर लेना। और जो भी हेडिंग होमवर्क में मैं एक्सरसाइज 1 का देता हूँ, 2 के उस हेडिंग के क्वेश्चन आप कर सकते हो ना। भले ही वो क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा, वो लास्ट में करूंगा एक दिन, बट आप ट्राई करते रहो साथ साथ। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।